से अच्छा है कि हम कुछ करें। मगर ऐसी हालत में क्या कर सकते हैं हम? मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे टेलीफोन्स के तार काट देता हूँ। यही ठीक रहेगा, इससे वो फोन भी नहीं कर सकेगा। मैं यहाँ नजर रखती हूँ, तो जल्दी से वो तार काट ले। चल। बेटा जल्दी कर, कोई आ जाएगा। किसी ने देख लिया ना तो हंगामा खड़ा कर देगा। जल्दी कर। डॉक्टर आलोक। जी सर। डॉक्टर, क्या ये वही हैं जिन पर हमला हुआ था? सिर में 4 गहरी चोटें हैं सर। गनीमत है कि बच गई, नहीं तो इनकी हालत तो बहुत खराब है सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया सर। क्या लगता है आपको कब होश में आएंगी ये? सर लगता है कि इन्हें होश आ रहा है सर। अब आप कैसा फील कर रही हैं आंटी? बेटा अभिजीत बेटा, क्या तुम जानते हो इन्हें? नहीं सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूं ना। जिस तरह से तुम्हें पुकार रही है ऐसे लगता कि ये तुम्हें पहले से जानती है। पता नहीं सर, मुझे तो कुछ याद आ नहीं रहा है। मैंने इन्हें कहाँ देखा है? देखो अभिजीत, हो सकता है ये तुम्हारी याद का हिस्सा हो जो तुम भूल चुके हो। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं सर। अभिजीत बेटा, देखो अभिजीत, वो तुम्हें अपना बेटा मानती है। तुम भी उसे अपनी माँ समझ के उसके साथ थोड़ी बातें करो, पूछो, देखो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। ये सब कैसे हुआ? किसने मारा आपको? उसकी जान को खतरा है, उसे बचा लो। किसकी जान खतरे में? वो लोग उसे मार देंगे, उसे बचा लो बेटा। किसको मार देंगे? किसको? सर प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए सर, उनके सर में दर्द शुरू हो चुका, प्लीज। मेरे बेटे, आप कौन है? मुझे डर लग रहा अभिजीत, निखिल, इनकी सारी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दो। और डॉक्टर साहब,
जहां पर ये आपको मिली वहां पर और भी कोई था? देखा आपने किसी को वहां पर? नहीं सर, वहां पे कोई नहीं था, ये अकेली थी वहां पे। आप हमें वो जगह दिखाइए। ओके सर। मुझे छोड़ के मत जा। अभिजीत, मुझे लगता है तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। यहां पर शायद इनकी जान को खतरा हो सकता है। सर मैं उस तरफ से आ रहा था, वो औरत यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी। सिर्फ इतना थोड़ा सा खून? उस औरत के सिर पर तो 3-4 चोटों के निशान है। हाँ सर, किस्मत की अच्छी थी तो बच गई सर। सर औरत को तो काफी चोट लगी थी, तो यहाँ पे और खून होना चाहिए था। इसका एक ही मतलब है सचिन, कि उस औरत को मारा कहीं और पर और लाकर डाल दिया यहाँ पर। और सर, हमला करने वाले को लगा होगा कि वो औरत मर चुकी है। हाँ, एक काम करो, आसपास अच्छी तरह से ढूंढो, देखो जगह मिलती है कि जहां पर उस औरत पे हमला हुआ होगा। सर, हाँ सर ये पर्स मिला है सर, शायद उसी औरत का होगा। क्या है पर्स में? सर ये कुछ पैसे हैं और ये घड़ी सर। घड़ी है? कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह? नहीं सर। ओह, इस घड़ी के पीछे ये जो निशान बना है वो ज्यादातर किसी खास मौके पर ही बनाया जाता है, या फिर किसी ने स्पेशल ऑर्डर दी हो तो। फिर तो सर इस घड़ी की कंपनी से पूछताछ करेंगे तो पता चल जाएगा ये घड़ी किसकी है। तो फिर करो पूछताछ, लगाओ पता। अभिजीत, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, मगर कुछ याद नहीं है। कौन है, कहाँ से आई हैं, किसने मारा, कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, इनके कपड़ों पे जो खून मिला था उसे डॉक्टर सालुंके ने चेक कर लिया है। उसमें 2 अलग अलग तरह के खून हैं। क्या? 2 तरह का खून है? एक तो इन्हीं का है, दूसरा न जाने किसका है। सर मतलब इनके अलावा किसी और पे भी हमला हुआ है वहां पे? मतलब किसी और की जान भी खतरे में है, या फिर उसे मार दिया गया है। अभिजीत, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ बता दे। माँ, 1 साल भर से घर साफ नहीं हुआ है, कितनी धूल जमा हो गई है। हाँ? आप क्या कर रही हैं? मैं साफ कर दूंगा ना, धूल क्यों परेशान हो रही है? जल्दी से बीबी लेकर आ, वो आएगी ना तो पूरा घर साफ रखेगी। वो तो ठीक है, पर आप ये क्या करें, आप आराम कीजिए, आप बैठे उधर। अरे वही तो करती हो, तू कहाँ मुझे कुछ करने देता है। घर में वो टेबल साफ करने का स्प्रे है? वो स्प्रे तो नहीं है। एक काम करना, जल्दी से वो लोकेश की दुकान पर जाकर तू लेकर आ जा। लोकेश? ये लोकेश कौन है? अरे वही जिसके यहाँ से हमारे घर का पूरा सामान आता है, वही लोकेश। अच्छा, वो लोकेश। ओके,
जिसके यहाँ से घर का सामान आता है, या अगर इस लोकेश की दुकान में पता चल जाए तो फिर इनके बारे में भी पता चल सकता है। सर इंटरनेट से पता चल जाएगा कि आसपास के एरिया में लोकेश नाम की दुकान कहाँ पे है। ठीक है, जल्दी से चेक करो। अभी जी आप कह रहे थे कि किसी और की जान को भी खतरा है। कौन है? जान खतरे में? किसकी जान खतरे में? मुझे कुछ याद नहीं है। जिसने आप पे हमला किया, आपको उसके बारे में कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ मत पूछो। मुझे डर लगता है मुझे। कुछ मत पूछो मुझे उसके बारे में, कुछ मत पूछो। सर इस तरह की घड़ियां तो हमारी ही कंपनी बनाती है। ये जो लोगो बना हुआ है घड़ी के पीछे, ये आपकी सभी घड़ियों पे होता है? सर ये लोगो सिर्फ स्पेशल घड़ियों के लिए ही बनाया गया था। किसके लिए बनाई थी आपने ये घड़ियां और कब? सर अभी पिछले साल ही एक कंपनी के लिए हमने 100 घड़ियां बनवाई थी। किस कंपनी ने बनाई थी ये 100 घड़ी? द शॉपिंग सेंटर। जरा इसका एड्रेस दीजिए। जी सर। ये लीजिए सर। लेकिन इस कंपनी में जाओ और जिन जिन लोगों को ये घड़ियां गिफ्ट में दी गई हैं उनकी लिस्ट ब्यूरो में लेके आओ। आइए। बेटा तुम यहाँ काम करते हो? जी हाँ। पर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आप घर में अकेली नहीं रह सकती थी ना, इसलिए। बैठ, मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है। हाँ जैसे ही काम खत्म हो जाएगा हम लोग घर चलेंगे। ठीक है। ये गन की फोटो दीवार पर क्यों लगी है यहाँ पर? तुम पुलिस में काम करते हो? आप गन्स के बारे में जानती हैं? हाँ, फिल्मों में मैंने बहुत बार देखी है ऐसी गन। ऐसा लगता है इनकी याददाश्त वापस आ रही है सर। हाँ, हो सकता है। सर ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट में दी गई थी। अभिजीत, इनमें ज्यादातर तो औरतें हैं जिन्हें वो घड़ी गिफ्ट में ली थी। एक काम करो, ये सारे नाम इन माजी को पढ़ के सुनाओ। देखो किसी को पहचानती है क्या। माँ, इस पेपर में कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा। अगर कोई भी नाम आपको जाना पहचाना लगे या ऐसा लगे कि ये पहले कभी सुना है तो आप बताइएगा। टीना? नहीं। काया? नहीं। कविता? नहीं। जानवी? नहीं। मालविका? मालविका? हाँ, मालविका। मालविका ये तो मेरा नाम है, पर तुम मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो? एक मिनट सर, ये मालविका के नाम के आगे जगह का भी नाम लिखा हुआ है, कमला नगर। कमला नगर? अभिजीत एक काम करते हैं, इस कमला नगर में पता लगाते हैं लोकेश की दुकान कहां पर है। उस दुकान के आसपास ही इस माजी का घर होगा। एक्सक्यूज मी, जरा ये फोटो देखिए। इन्हें पहचानते हैं आप? ये आसपास इसी एरिया में कहीं रहती है। आप लोग कौन है? सीआईडी। इन्हें पहचानते हैं आप? ये तो मालविका जी है। क्या हुआ इन्हें? इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की है। कहाँ रहती हैं ये? साहब सामने वाली गली में चले जाइए, वहाँ श्रद्धा एंकलेव है, उसी में रहती। थैंक यू सर मालविका जी कल से गायब हैं, पर उनके परिवार वाले उनको ढूंढ नहीं रहे। कोशिश तो कर ही रहे होंगे, क्या पता अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। आप लोग कौन है? अरे अभिजीत बेटा, तुम यहाँ अचानक? आप पहचानते हैं मुझे? आओ अंदर आओ, मजाक बंद करो।
तुम्हारी पुरानी आदत है। ये आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। आप कैसे जानते हैं इन्हें? भाई बहुत दिनों के बाद मिले ना, इसलिए भूल गए होंगे। ये देखो अभिजीत, मेरा बेटा प्रीतम। प्रीतम? प्रीतम मेरा बेटा, तुम्हारा दोस्त। अरे बचपन में तुम साथ साथ खेला करते थे, एक साथ पढ़ते थे। ये लोग मुझे जानते हैं, तभी मालविका जी मुझे बेटा कह रही थी। अभिजीत बेटा, अब माफ करना अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? पर क्यों बेटा? अब वो ऐसा है कि अभिजीत सर को सिर में काफी साल पहले चोट लग गई थी, इसलिए बचपन का उन्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया हूँ। तभी मैं कहूँ कि अभिजीत अपने उमेश अंकल को कैसे भूल गए। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तुम घर आए तो। मालविका यहाँ होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाती। और बेटा, वो कल रात से गायब है। आप परेशान मत होइए अंकल, मालविका जी हमारे पास है। आपके पास है? शुक्र है भगवान का कि वो सेफ है। मालविका जी को कोई मारना चाहता था। हाँ? नहीं आप घबराइए मत अंकल, वो अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मेरा बेटा प्रीतम, वो कहाँ है? आपका बेटा प्रीतम? हाँ, वो भी तो मालविका के साथ। सर तो फिर प्रीतम कहाँ गया? उसे भी मालविका जी के साथ ही होना चाहिए था। Oh my God! अरे पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। आप परेशान मत होइए अंकल, हम लोग प्रीतम को जल्दी ढूंढ लेंगे। आप ये बताइए, ये लोग कहाँ से गायब हुए, कैसे गायब हुए? बेटा कल रात दोनों माँ बेटा शॉपिंग करने गए थे और रात को तकरीबन 10 बजे मालविका ने मुझे फोन किया, कहने लगी कि हम लोग गोल मार्केट में हैं, ऑटो स्ट्राइक है तो हमें लेने आ जाओ। तो आप उन्हें लेने गए थे? हाँ बेटा, मैं वहां गया था लेकिन ये दोनों वहां नहीं थे। आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है ऐसा? नहीं बेटा, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, हम लोग प्रीतम को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। सचिन, मालविका जी और प्रीतम पे हमला गोल मार्केट में हुआ है। गोल मार्केट जाओ, आसपास छानबीन करो, देखो शायद प्रीतम वहीं कहीं हो। 10 बजे तक तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। सर ये दुकान खुली है सर, शायद इन्होंने कुछ देखा हो। दुकान आज खुली है तो शायद कल भी खुली हुई होगी, पूछते हैं इससे। अरे सुनिए भाई साहब, जरा ये फोटो देखिए। कल रात आपने इस औरत इस आदमी को यहाँ आसपास देखा ना? हाँ देखा था सर, कल रात ये यहीं पे खड़े थे। जब आप दुकान बंद कर रहे थे कल, तब ये लोग यहीं पर थे? हाँ सर, तभी दोनों फोन बूथ के पास ही खड़े हुए थे, शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। ओह, थैंक यू। इट्स ओके। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ यहाँ टेलीफोन बूथ के आसपास ही हुआ है। सर इन पैसे मांगने वाले लोगों से पूछ के देखे, ये रात भर यहीं पे रहते। हाँ शायद कुछ देखा हो। अरे सुनो भाई साहब, हेलो सुनो, जरा उठिए उठिए, एक मिनट उठिए उठिए। जरा ये फोटो देखिए, इन दोनों को यहाँ पे देखा था कल रात को आसपास कहीं पे? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा है। तो ध्यान से देखिए। नहीं देखा साहब। अच्छा यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई थी कल रात? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं साहब, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन कल रात किसी ने टेलीफोन खराब कर दिया था। फोन खराब कर दिया? वो हमारी बेचारी कांति का जरूरी फोन आने वाला था, वो भी बहुत परेशान थी। कौन सा जरूरी फोन आने वाला था? बुलाओ उसे। साहब वो तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के सुबह ही चली गई। क्या कमाल है, पीसीओ पे काम का कॉल आने वाला था इस कांति का, और ये पीसीओ अचानक खराब हो जाता है, और ये कांति
बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से गायब हो जाती है। मामला कुछ और ही है। जहां पे मालविका जी बेहोश पड़ी थी वहां पे फिर से चल के देखते हैं। सर, उस दिन भी यहीं पे खून मिला था। ये देखिए सर, आसपास और कहीं पे भी खून नहीं था। खून के अलावा कोई और निशान मिला यहाँ पे? नहीं सर। हाँ, मगर विवेक को मालविका जी का पर्स जरूर मिला था सर। एक बार फिर से चेक करते हैं, देखो कहीं घसीटने या हाथापाई के निशान मिलते हैं क्या। साहब, यहां से किसी को जंगल में घसीटा गया है सर। घसीटने के निशान। तो इसी तरफ ढूंढते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। ये देखो, खून से सने हुए हाथ का निशान। मतलब जो कुछ हुआ यहीं पे हुआ है। मेरा बेटा प्रीतम। सर, ये तो प्रीतम है, मालविका जी का बेटा। अभी जिंदा है मगर बेहोश है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उठाओ इसे। संभाल के। तो लगता है मालविका जी इसी के बारे में बात कर रही थी कि इसकी जान खतरे में। हाँ, दोनों को मारने की कोशिश की और फिर यहाँ पे लाके फेंक दिया। अभी बेटा आ गए? क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? अच्छा बैठो बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। क्यों मारना चाहते हो मुझे? सवाल जवाब बंद। किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। आपके घर में से गोली की आवाज? गोली की आवाज? मैंने तो पहले में कांस्टेबल रखा था और गन मेरे पास है। चंदू, 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 जिंदा है। चंदू, आप ठीक हो? मालविका? अरे संभाल लेना। जी भैया। Dead. दया का नंबर? दया इसके मोबाइल पे क्यों फोन कर रहा है? मॉरिस? मॉरिस? हाँ, यही तो है मॉरिस। ये क्यों मारना चाहते हो मालविका जी को? अरे लेकिन तुम इसे कैसे जानते हो?
अभिजीत, जहाँ पे मालविका जी पे हमला हुआ था वहाँ पे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ है। उस टेलीफोन बूथ पे इस बोरिस ने काफी बार कॉल किए थे। इसने पीसीओ में फोन किए? हाँ, और इस पीसीओ का कॉल रिकॉर्ड निकाला हमने। पिछले 4 महीने में 20 बार बाहर से कॉल किया और उसमें से 15 कॉल इस बोरिस ने किए। वहां पे कॉल क्यों किए इसने, ये तो मालूम नहीं अभिजीत। मगर परसों रात 10:15 बजे भी बोरिस ने उस पीसीओ पे कॉल किया था। परसों रात को तो मालविका जी और उसका बेटा वहीं पे थे, उमेश जी ने बताया। इस बोरिस की हिस्ट्री निकालते हैं। अभिजीत, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़कर मत। आंटी जी, मैं हूं ना आपके साथ, आप डरिए मत। मुझे सचमुच डर लग रहा है। घर तो खुला पड़ा है, लगता है बोरिस अकेला रहता था। सर, अलमारी खुली पड़ी है सर, और कपड़े भी इधर उधर किए गए हैं। हाँ, विवेक एक काम करो, एक आध पड़ोसी को लेकर आओ इधर। रेडी? सचिन, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। ये कुछ पैसे मिले अंदर से बस। अच्छा, ये कैसा पेपर है सर? रेडी? मृत्यु प्रमाण पत्र है ये, डेथ सर्टिफिकेट, ध्यानचंद हॉस्पिटल। लगता है स्याही गिर गई इसलिए यहाँ फेंक दिया। सर, डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर पे क्या करा था? वही तो, ध्यानचंद हॉस्पिटल का ब्लैंक डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में। किसकी मौत का इंतजाम है ये? साहब, नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम बोरिस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, बोरिस को कौन कौन मिलने आता था? क्या आपने किसी को देखा है यहाँ आते जाते हुए? वैसे मैंने एक लड़की को कल देखा था आते हुए। कैसी लड़की? मेरा मतलब है, कैसे दिखती थी वो लड़की? दूर से देखा था, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर भी जरा याद करके देखो। सर, हाइट उसकी कोई 5.5 फीट के आसपास थी और बाल लंबे थे, और हाँ, रंग सांवला था। ये हुलिया तो कांति का है, वो जो टेलीफोन बूथ के आसपास पैसे मांगती है। कांति? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं ये बोरिस काम क्या करता था? सर, एक हॉस्पिटल में वो वार्ड बॉय का काम करता है। ओह, ध्यानचंद हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट है आपके पास? क्यों? ये डेथ सर्टिफिकेट है। नाम तो हमारे हॉस्पिटल का ही लिखा हुआ है। ये हमें आपके यहाँ का वार्ड बॉय है बोरिस, उसके घर में मिला था। होगा, मुझे क्या मालूम? मालूम नहीं कैसे? तुम्हारे हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट बोरिस के घर में कैसे गया? मालूम नहीं तुम्हें? बोरिस के घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? अच्छा, ठीक से जवाब नहीं दे सकते। मेरा टाइम खराब मत करो। तो इंचार्ज है ना यहाँ का? टेस्ट सर्टिफिकेट बनाना तुम्हारा काम है? हाँ। है? हाँ। टेस्ट सर्टिफिकेट्स की फाइल कहाँ है? सर, ये किसने बनाई ये डेथ सर्टिफिकेट्स? सर, बोरिस ने बनाए थे सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर,
उसने मुझे पैसे दिए थे सर सर्टिफिकेट बनाने के, लेकिन ये लोग इस हॉस्पिटल में नहीं मरे थे सर। तो फिर कहाँ हुई है मौत? मुझे नहीं पता सर, मगर बोरिस चाहता था कि इनके डेथ सर्टिफिकेट इसी हॉस्पिटल से इशू किए जाए। ये हॉस्पिटल क्या बोरिस चलाता था? हाँ? सर, हाँ? अजीब बात है, सब मरने वाले सर एक ही कंपनी में काम करते थे, जेल्टा। ये क्या चक्कर है? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता सर, 3 और सर्टिफिकेट थे, वो लोग भी इसी कंपनी में काम करते थे। तो कहाँ है वो 3 सर्टिफिकेट्स? दिखाओ। सर वो तो बोरिस ने जला दिए। अरेस्ट करो इसे, अरेस्ट करो। चलो अभिजीत, जेल्टा कंपनी से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। आप इसी सोसाइटी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ, कोई काम था? हमें जेल्टा कंपनी के बारे में पता करना है। कौन से फ्लोर पे है इसका ऑफिस? जेल्टा कंपनी? ये क्या चीज है? अरे कंपनी का नाम है जेल्टा कंपनी। भाई साहब, इस बिल्डिंग में इस नाम की कोई कंपनी नहीं। आप लोग चाहें तो बोर्ड देख सकते हैं। सर इस बोर्ड पे तो जेल्टा कंपनी का नाम ही नहीं है। 304 बोला था, 304 में डीएम पब्लिशर्स लिखा हुआ। मतलब ये जेल्टा कंपनी नकली है? नकली कंपनी, नकली डेथ सर्टिफिकेट। नकली डेथ सर्टिफिकेट बना के घूमता रहता था ये बोरिस। सर इन डेथ सर्टिफिकेट्स पे जितने भी नाम और पते हैं सब नकली हैं सर। सब नकली हैं? हाँ सर। है कौन ये लोग? हैं? और कहां पर है? जिंदा है भी या नहीं? पुलिस स्टेशन में चेक किया क्या? इनके गायब होने की कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई हो? हाँ सर, पता किया। इन लोगों के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। टाई दोनों ने एक जैसी पहनी है, कीमती कपड़े हैं, काफी महंगे हैं, लेकिन इन्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि इतने महंगे कपड़े ये लोग खरीद सकते हैं सर। ये सारे के सारे लोग अमीर नहीं है, अमीर दिखाए गए हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे लोग कांति के साथ के लोग हो? वो भी उसी दिन से गायब है जिस दिन मालविका जी पे हमला हुआ था। अभिजीत, मुझे तो लगता है कांति और ये लोग, इनका कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस गोल मार्केट में जाकर फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। जरा ये जगह देखिए, आप पहचानती है जगह को? हाँ, उस रात मैं इसी जगह पर थी। तो जरा सोच के बताइए यहाँ पर उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं अपने बेटे प्रीतम के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त इस फोन की घंटी बजी। फिर क्या हुआ? बहुत देर तक फोन बज रहा था तो मैंने फोन उठाया। सामने से एक आदमी की आवाज आ रही थी। क्या बोला उसने? उसने कहा, कांति का वक्त अब पूरा हो चुका है, उसे ठिकाने लगा दो। मैं फिर से फोन करूंगा। फिर? मैंने सोचा कि फोन ही खराब कर देते हैं, फिर ना ही फोन बजेगा और ना ही किसी का खून होगा। और उसी वक्त किसी ने हम दोनों पर हमला कर दिया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं। ठीक है पूर्वी, इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम करो। आप घर जाइए। जी। आप इन लोगों को पहचानते हैं? हाँ? हाँ साहब, ये हमारे साथी थे। ये दूसरे देश गए हैं पैसा कमाने, बहुत पैसा कमाने। ये खुद बोले थे हमारे लिए पैसा भेजेंगे साहब। अच्छा, ये कांति भी बाहर गांव जाने वाली थी क्या? हाँ साहब। अच्छा, वो आदमी कौन है जो इन लोगों को बाहर गांव भेज रहा है? आप लोग जानते हैं उसको? वो बोरिस 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 बोरिस? सर बोरिस तो मर चुका है। हाँ, बोरिस के साथ कोई और भी मिला हुआ है। साहब
सुमति ने मिलवाया था सबको। कहाँ है सुमति? अभी अभी मैंने उसे टैक्सी स्टैंड पे देखा था। बहुत बहुत जल्दी में थी वो साहब। टैक्सी स्टैंड पे? अरे सुनो भाई साहब, क्या अभी थोड़ी देर पहले एक पैसे मांगने वाली लड़की टैक्सी लेके गई थी? हाँ गई ना साहब, अमित लेके गया उसको। अमित? तुम अमित को जानते हो? हाँ साहब, मेरा सगा वाला है वो। अच्छा, उसका नंबर है? नंबर दो जरा। एक काम करो, अपने मोबाइल से उसे फोन लगाओ। सर मेरे मोबाइल से? अरे तुम्हारा मोबाइल नंबर देखेगा तो वो फट से उठा लेगा और उस लड़की को शक भी नहीं होगा। जी सर। हेलो, बिना कुछ पूछे मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर बोल रहा हूँ। जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर से बात कर। हाँ बोलो भैया। देखो, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। जो लड़की तुम्हारे टैक्सी में बैठी है वो खून करके भागी है और जरा सी गलती तुम्हारी जान ले सकती है। अरे ये तुम फोन पे किससे बात कर रहे हो? मैडम गांव से फोन है, भैया से बात कर रहे हैं। पता है ना, गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करते। हाँ मालूम है, घर से फोन आया है, घर की खैर खबर ले रहे हैं। डरो मत, मुझे ये बताओ तुम उस लड़की को कहाँ पे छोड़ने वाले हो? अरे भैया, हमारी टैक्सी में एक पैसेंजर बैठे हैं तो हमें उन्हें घोड़ा गोदाम छोड़ना है। हम आपसे बाद में बात करें भैया। तुम घर वाले से बात कर रहे थे या किसी और से? रुक गाड़ी रुक। फोन काट दिया। ये लो, तुम जाओ। वो उसको घोड़ा गोदाम में छोड़ने वाला है। लगता है सुमति को पता चल गया कि वो सीआईडी से बात कर रहा था। चलो। फिर तो उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। हाँ, मैं जल्दी घोड़ा गोदाम पहुंचना होगा। ओहो, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि शोक सभा में आई। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाओ। अमेरिका जाने के नाम से ना खुशी के मारे मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तो फिर चिंता क्यों? सोच रही हूँ कि वहां जाकर क्या काम करूँ, और तो और मुझे तो अंग्रेजी बोलने भी नहीं आती। तुम्हें ऐसी जगह पर ही काम मिलेगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोली जाएगी। जल्दी से एक बहुत अच्छी सी फोटो मुझे दे दो, मुस्कुराते हुए। तुम फोटो ही खींचते रहोगे क्या? चलो निकलने की तैयारी करो। क्यों, क्या हुआ? सीआईडी वाले कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं। ये सीआईडी वाले भी ना। तुम जल्दी से इसे निपटाओ और हाँ, देर मत करना, जल्दी करो। ठीक है, मैं अपना काम जल्दी से खत्म करता हूँ। सुमति, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। हम लोगों की तो दुनिया ही सुधार दी तुमने। देखना, मैं अमेरिका जाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, एक नई दुनिया बसाऊंगी, और मैं भी ऐसे ही लोगों की मदद करूंगी ताकि कभी किसी को भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो आप? चाकू लग जाएगा मुझे। इसलिए तो गर्दन पर रखा हुआ है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पकड़ उसको, छोड़ो मुझे, पकड़। सीआईडी, तुम तो हमें छोड़ के आ गए। बहुत बेइज्जती की हमारी, इसलिए हम खुद मिलने आए। देखो, तुम लोग में से कोई भी आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक एक करके सबको मार दूंगी मैं। तू तो वही है ना? जिसका इंश्योरेंस ऑफिसर गोल मार्केट में? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया सुमति ने किया है। हमारे सामने कांति को मारने वाला था और कह रहा है कि कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैंने ही खून किए हैं। क्यों किया तुमने ये खून? इंश्योरेंस के पैसे के लिए। और इस काम में सुमति तुम्हारा साथ देने लगी, हाँ?
सभी मांगने वाले लालच में आकर मेरी बात मानने लगे थे। तुम दोनों क्या लालच देते थे उनको? हम लोग उन्हें विदेश ले जाने का लालच देते थे और विदेश जाने की खुशी में वो लोग इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर देते थे। और उन बेचारों को यह भी पता नहीं होता था कि जिन पेपर्स पे वो साइन कर रहे हैं वो उनकी मौत का फरमान है। हमने जेल्टर नाम की एक कंपनी भी खोल रखी थी, फॉल्स कंपनी, और वो सारे लोग उसमें काम करते थे। इंश्योरेंस होने के बाद तुम करते क्या थे? इंश्योरेंस हो जाने के बाद हम उन लोगों को मार देते थे। हाँ। और मौत का सर्टिफिकेट ला के देता था बोरिस, है ना? मगर मालविका जी और उनके बेटे पे हमला क्यों किया? उनका तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं था। क्योंकि उन लोगों ने हमारा प्लान सुन लिया था। कैसा प्लान? जिस रात हम लोग कांति को खत्म करने वाले थे, बोरिस ने सुमिति को यह कहने के लिए फोन किया था कि मैं वहां पहुंचकर तुम्हें खबर करूंगा, तैयार रहना। मगर सुमति की जगह मालविका जी ने फोन उठा लिया और तुम्हारा प्लान उन्हें पता चल गया। और इस बात का पता बोरिस को चल गया था। उसने मुझे फोन करके बताया था। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मालूम है ना तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया था, इसीलिए उसे फोड़ने के लिए ऊपर वाले ने मालविका जी और उनके बेटे को भेजा, मगर तुमने उन्हें भी मारने की कोशिश की। 7 बेगुनाह लोगों का खून किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को कहीं भी माफी नहीं मिलेगी। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। आंटी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, प्रीतम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभिजीत बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ तो है। ये क्या कर रहे हैं अंकल जी आप? सीआईडी वाले ना होते तो आज हम भी इस दुनिया में नहीं होते। आपने भी बहुत बहादुरी का काम किया आंटी जी। बस बस बस, आंटी कह के मुझे पराया मत कर। माँ कहना मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे रूप में मुझे और एक बेटा मिल गया है। बेटा, पुरानी याद वापस आए या ना आए, तुम यहाँ जरूर आते जाते रहना। हाँ? चलो भाई, इसी बहाने को चाय वाय हो जाए। हाँ? I love you। ये किसने लिखा? शायद तुम तो वो ऑफिस के काम से चेन्नई गए थे ना? कोई चेन्नई बनने नहीं गया था, ये तो मेरा प्लान था तुम्हें सरप्राइज देने का। माय गॉड, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ये सब तुमने लिखा है? Are you mad? Yes, yeah. I'm mad for you. और ये खून क्या? तुम्हारे लिए तो जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जिया।
ऋषभ, आजकल तेरे सारे जोक्स जो है ना पति पत्नी के ऊपर होते हैं। अब वक्त आ गया है, इसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ ऋषभ, वैसे भी हमारे ग्रुप में तू ही एक सिर्फ कुंवारा बचा है। भाभी जी, शादी करने के लिए जिया जैसी खूबसूरत लड़की मिलनी भी तो चाहिए। क्या बात है यार। हाय फ्रेंड्स। कैसे हो? क्या बात है, बहुत मस्ती मार रहे हो? मैं इंतजार कर रहा हूं भाई तेरा यार। क्या बात है भाई, तुम लोग बड़ा हंस रहे थे? हैं? कुछ नहीं, हमेशा की तरह ऋषभ की शादी की बात चल रही थी। अच्छा, वैसे मैं भी ऋषभ के लिए लड़की ढूंढ रहा था, पर क्या करें, कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, कैसे करना चाहेगी अक्षित बाबू? जो लड़की मेरे लिए बनी थी उसको तो तू ले उड़ा। हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की जिया 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 जिया। ये ऋषभ भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिया भी तो उसी कंपनी एंजॉय करेंगे नहीं? चलो। अरे कहाँ? अभी तो पार्टी भी नहीं शुरू हुई। जिया चलो यहाँ। आराम से अक्षित, यू हर्टिंग मी। जिया, आर यू ओके? तुम्हारी कलाई पे लगा तो नहीं? ऋषभ, जिया मेरी बीवी है, यानी कि तुम्हारी भाभी, तो प्लीज अपने दायरे में रहो। दायरे से कौन बाहर जा रहा है यार? मैंने जिया की थोड़ी सी तारीफ ही की है ना। बेवजह नाराज हो रहे हो। चिल गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, एज यूजुअल अक्षित जिया को लेकर ओवर पॉसेसिव हो रहा है। आइंदा जिस पार्टी में ऋषभ आए उसमें प्लीज मुझे मत बुलाना। रिलैक्स अक्षित, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? ऋषभ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखा देखा, जिया भी मेरी साइड ले रही है। क्यों झगड़ रहे आप लोग? देखिए, यहाँ पे झगड़ा मत कीजिए, हमारा रिसोर्ट का नाम खराब हो सकता है। लेकिन सर, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे सर। बहस भी मत कीजिए, सारे मेहमान यहीं पे देख रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। आई थिंक यू शुड एंजॉय द पार्टी। कम ऑन यार, एंजॉय। चलो अक्षित, मुझे और नहीं रुकना, घर चलो। नहीं, किसी और की वजह से हम अपनी शाम क्यों खराब करें? हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे? ठीक है। प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। ये हुई ना बात। ग्रेट, कम ऑन गाइस, लेट्स डांस। इट्स वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर आज इस ऋषभ का गेम ओवर नहीं किया तो मेरा नाम भी अक्षित नहीं। अक्षित, गाइस गाइस, तुम लोगों ने कहीं अक्षित को देखा? अक्षित को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या पता नहीं कहाँ चला गया यार। पता नहीं कहाँ चला गया का क्या मतलब है? रात को कमरे में था कि नहीं? नहीं प्राची, रात को तो वो कमरे में ही था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ नहीं था। अरे बाथरूम में नहाते सो गया होगा यार। शुभम प्लीज, मैंने सबसे पहले बाथरूम में ही चेक किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। फिक्र मत कर, यही कहीं टहलने चला गया होगा, आ जाएगा। अरे यार, तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चल के नाश्ता करें क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। चलो चले यार। जिया, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, तुम लोग जाओ, एक बार अक्षित मिल जाए, मैं उसी के साथ खा लूंगी। ठीक है, चलो यार। ये आवाज कैसी यार? ये आवाज कहाँ से आई? खून! रामू, रामू, क्या बात है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात? साहब, क्या? वो लाश। लाश? हाँ। संभाल के।
से कम और इधर थोड़ा। छोड़ दो उसको। पानी की वजह से लाश अभी तक खुली नहीं है। मतलब ज्यादा देर तक लाश पानी में नहीं थी। लगता है किसी ने इसे पहले सर पे मारा, उसके बाद लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। देखिए पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, संभालिए अपने आप। सर इसकी बॉडी पे और कोई भी घाव के निशान नहीं, सिवाय सर की चोट के। ये भी हो सकता है कि सर की चोट की वजह से इसकी मौत हो गई है और उसके बाद पूल में फेंक दिया सर। वैसे अक्सर तो खूनी लाश को किसी ऐसी जगह पर छुपाते हैं जहां से लाश दिखाई ना दे, लेकिन इस खूनी ने लाश को खुलेआम स्विमिंग पूल में डाल दिया। मतलब ये चाहता था कि लाश हमें मिल जाए। आपने आखिरी बार अक्षित को कब देखा था? कल रात 12 बजे। कहाँ पे देखा था? हमारे कमरे में, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ थे ही नहीं। अच्छा, कमरे के अंदर सामान वगैरह बिखरा पड़ा था? मेरा मतलब है अक्षित का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था क्या? सब सामान अपनी जगह पर ही था और मुझे नहीं लगता कि कल रात उस कमरे में और कोई आया था। मतलब अक्षित खुद ही कमरे से बाहर चला गया? शायद। मगर जब वो कमरे से बाहर निकला तो आपको पता कैसे नहीं चला? बेड से कोई उठ के निकलता है तो नींद तो खुलती है ना। एक्चुअली मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दवाई खाकर सोती हूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, किसी को शक है किसी पे? कौन कर सकता है ये? सर ये ऋषभ का ही काम हो सकता है। ऋषभ? कौन है ये ऋषभ? वो भी हमारा दोस्त है और अक्षित के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता रहता था। और ये झगड़े किस बात को लेके होते थे? एक्चुअली ऋषभ अक्सर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था और अक्षित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये ऋषभ है कहाँ पे? बुलाओ उसे। पता नहीं सर, सुबह से ऋषभ भी हमें कहीं नहीं दिखाई दिया सर। ऋषभ गायब है? आखिरी बार कब देखा था ऋषभ को? कल रात पार्टी में, जब ऋषभ और अक्षित के बीच में झगड़ा हुआ था। और सर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि 12 से 1 के बीच हम लोग स्विमिंग करेंगे, पर ना ही ऋषभ आया और ना ही अक्षित आया सर। इसका मतलब है यहाँ जो कुछ भी हुआ रात 1 बजे के बाद हुआ है। अच्छा, ये ऋषभ दिखता कैसा है? उसका फोटो है किसी के पास? हाँ सर, रात को हम पार्टी की फोटो ले रहे थे, इनमें ऋषभ भी है। ये रहा सर। हाँ, ये ऋषभ है। मैनेजर साहब, हम ऋषभ का कमरा देखना चाहते हैं। आइए सर, मैं दिखाता हूँ ऋषभ का कमरा। चलिए। सर, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। आपके कान में कहना चाहता हूँ। मेरे कान में कहेंगे? सर ये लाश की बात होटल के बाहर जाने मत दीजिए सर, हमारा रिसोर्ट का इज्जत का सवाल है। मुझे लगा आप खूनी का नाम बताने वाले हैं। खूनी का नाम मुझे कैसे पता चलता सर? यहाँ पे आपके रिसोर्ट में एक आदमी का खून हुआ, तुम्हें अपने रिसोर्ट की इज्जत की पड़ी? हाँ? चलिए, ऋषभ का कमरा दिखाइए। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर ये देखिए, शराब की बोतल और 2 ग्लासेस। ऋषभ ने यहाँ पे शराब पी है किसी के साथ। सर, ऋषभ का सामान और कपड़े यहीं पे पड़े सर। ऋषभ भागा नहीं है, यहीं पे होगा। या तो ऋषभ वापस आने वाला है या फिर इतनी जल्दी में भागा यहाँ से कि सामान ले जाना जरूरी नहीं समझा होगा उसने।
चुका है। कल रात का लगता है। सर ये खून कहीं अक्षित का तो नहीं? हो सकता है। ऋषभ ने पहले अक्षित के सर पे किसी चीज से वार किया और फिर उसकी लाश को बाहर स्विमिंग पूल में डाल दिया। सोलंकी, पता चला अक्षित की मौत कैसे हुई? हेड इंजरी से हुई है बॉस। इसके सर पे जो घाव है वो इतना गहरा है कि इसी से इसकी मौत हो गई। ये देखो, ये कांच के टुकड़े वो इसके सर में घुस गए। ओह, मतलब सोलंकी, अक्षित की मौत सिर की घाव की वजह से हुई है, पानी में डूबने की वजह से नहीं है? नहीं बॉस, इसके फेफड़ों में मुझे जरा भी पानी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी ने इसको मारने के बाद इसकी लाश को पानी में फेंका है। यार इसकी मौत कितने बजे हुई होगी? यही कोई रात को 2:30 से 3 बजे के बीच। डॉक्टर साहब, ये लाश पानी में कितनी देर तक थी? ज्यादा देर तक नहीं रही होगी क्योंकि लाश फूली नहीं है। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे। अक्षित की लाश पानी में से निकाली सुबह 7 बजे, मतलब अक्षित को पानी में फेंका गया रात के 3 और 4 बजे के बीच में। और सिर्फ 12 बजे तक तो अक्षित जिया के साथ था। इसका मतलब अक्षित की मौत 12 से 3 बजे के बीच में हुई है। सोलंकी, ऋषभ के कमरे में जो खून मिला था वो अक्षित का ही है ना? नहीं बॉस, मैंने खून के सैंपल्स अच्छी तरह से टेस्ट किए हैं। ये खून अक्षित का नहीं। खून अक्षित का नहीं है? ये खून किसी और का है। मतलब वहां पे किसी और को भी चोट लगी है? ऋषभ को ही चोट लगी होगी। ऋषभ का ही तो कमरा है ना वो। हाँ अभिजीत, क्या ऋषभ गायब है? ठीक है। एक और बात बॉस। क्या? मुझे ऋषभ के कमरे में जो ग्लास में थोड़ी सी शराब मिली है वो शराब जहरीली है। उसमें जहर मिला हुआ है। जहर मिला? कैसा जहर? यूटीक्यू नाम का जहर। यार सोलंकी, वही जहर है ना जो अगर शराब में मिलाया जाए तो पीने वाले का 2 मिनट में काम खत्म। बिल्कुल बॉस। अक्षित के बॉडी में तुम्हें यूटीक्यू जहर मिला? इस अक्षित के शरीर में मुझे शराब तो मिली है लेकिन जहर का जरा भी ट्रेस नहीं। अक्षित के बॉडी में शराब मिली है पर जहर का जरा भी ट्रेस नहीं, तो फिर वो जहर वाली शराब पी किसने? नाम क्या तुम दोनों का? ये क्या बताएंगे सर? मैं बताता हूँ। इसका नाम रघु है और ये भैरव। इन दोनों का मुंह नहीं है क्या? ये बात ये भी तो बता सकते थे। नाक कटवा दी दोनों ने साहब। पता नहीं साहब ये ड्यूटी करते हैं कि क्या करते हैं। सुन लिया, रघु और भैरव, तुम दोनों की ड्यूटी कहाँ रहती है? सर ये रघु की ड्यूटी स्विमिंग पूल पर और ये भैरव मेन गेट पर सर। मुझे तो लगता है कि तुम डर रहे हो। ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ बता ना दे। तो रघु, तुम्हारी ड्यूटी स्विमिंग पूल पे होती है? जी साहब। कल रात 12 से 3 के बीच तुम ड्यूटी पे थे ना? हाँ साहब। तो फिर तुमने देखा कैसे नहीं? किसने डाली लाश अक्षित के पूल में? वो साहब मैं देख नहीं सका साहब। मैं देख नहीं सका या खर्राटे मार रहे थे? नहीं साहब, वो बात नहीं है। पर जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से स्विमिंग पूल दिखाई नहीं पड़ता साहब। तुम्हारी सीट कहाँ पे? वो साहब वहाँ। जरा वहाँ वॉचमैन की सीट पे जाके बैठ के देखो, वहाँ से पूल दिखता है क्या? मैं वॉचमैन की सीट पे जाके बैठूं? नहीं तो किसके गोद में बैठोगे? जाओ। रेडी, वहां से पूल दिख रहा है? स्विमिंग पूल तो छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही है। देखा साहब, अब तो मानते हैं ना कि मैं सच बोल रहा था। चलो मान लिया कि जहां पे तुम बैठते हो उस सीट से पूल की तरफ क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता, मगर हो सकता है खूनी लाश यहीं से लेके गया हो, तुम्हारे सीट के सामने से। हाँ, कल रात 12 से 3 तुम अपनी सीट पे थे ना? वैसे तो सीट पे ही था सर, पर क्या? 2-3 बार बाहर गया था। गए कहाँ थे तुम? बाथरूम गया था साहब। बाथरूम गए थे? सर लगता है उसी दौरान खूनी ने अपना काम कर दिया। हो सकता है सचिन, स्विमिंग पूल का इलाका काफी खुला इलाका है और भी कई रास्ते हैं लाश को यहाँ स्विमिंग पूल तक लाने के। भैरव,
हाँ सर। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? वहाँ पर मेन गेट। तो कल रात 12 से 3 बजे के बीच में तुमने यहाँ पे किसी को घूमते हुए देखा था? हाँ सर, कल रात को 1 बजे एक आदमी अपने दोस्त को कार में लेकर बाहर गया था। वो कह रहा था कि उसके दोस्त ने कुछ ज़्यादा पी ली, वो उसे घर छोड़ने जा रहा है। कौन था वो आदमी? वही साहब जिसकी लाश आपको पुल से मिली। सर इसका मतलब अक्षत रात को 1 बजे रिसोर्ट से बाहर गया था। अक्षित के साथ जो आदमी था, तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरे में कैसे दिखेगा कि कार में कौन बैठा है? हाँ फिर भी, मगर कुछ तो दिखता ही है। ये आदमी था अक्षित के साथ कार में? नहीं सर, कार में अंधेरा था, मैंने सिर्फ कार चलाने वाले को देखा। ये दोनों 1 बजे गए थे ना, तो फिर ये वापस कब आए? करीब 1 घंटे बाद। मतलब 2 बजे। अक्षित 1 बजे गया शायद ऋषभ के साथ, और वापस आया 2 बजे। अच्छा, ये दोनों साथ में वापस आए या अक्षित अकेला वापस आया? अकेला आया था सर। तो ऋषभ गया कहाँ? अक्षित की कार कहाँ है? देखो कौन सी गाड़ी। सर इस तरह सारे गाड़ी आप चेक नहीं कर सकते सर, हमारे मेहमान बुरा मान जाएंगे सर। जब रिसोर्ट को ताला लगेगा तो मेहमान अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए सर। सर अगर रिसोर्ट को ताला लग जाएगा तो मुझे नई नौकरी कौन देगा सर? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। MH01T1325 सर। हाँ? अक्षित की कार। गाड़ी चेक करते हैं। पेड़ी, वो देखो फोन लगा हुआ है। मतलब अक्षित ऋषभ के साथ ही बाहर गया था। ऋषभ के कमर में से हमें खून भी तो मिला है। एक काम करो फिर, खून उठा लो, डॉक्टर सालुन के मैच करके बता देंगे कि ये खून ऋषभ के कमरे वाले खून से मैच होता है या नहीं। सर अगर ऋषभ को अक्षित ने जख्मी किया है तो फिर अक्षित को मारा किसने? हो सकता है कि ऋषभ बदला लेने के लिए वापस आया होगा और अक्षित का खून करके फरार हो गया। इतनी जख्मी हालत में ऋषभ अक्षित का खून करके उसकी लाश को स्विमिंग पूल में डाले, जरा मुश्किल लगता है पेड़ी। तो सर अक्षित ने ऋषभ के साथ किया क्या होगा? कहाँ लेकर गया होगा इसे? ये अक्षित रिसोर्ट से निकला रात को 1 बजे और फिर वापस आया 2 बजे। मतलब वो किसी ऐसी जगह पे गया था जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे। हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे कौन सी जगह है जहाँ पे अक्षित ऋषभ को ले जा सकता है। रिसोर्ट से आधे घंटे की दूरी पे यही एक इलाका है जो बिल्कुल सुनसान है। न ही आसपास कोई घर है और न ही कोई दुकान है। हो सकता है अक्षित ऋषभ को यहीं पे लेके आया। हो सकता है 1:30 बजे यहाँ पे आया था। हाँ सर, यहाँ पे लाश को छुपाना बहुत आसान है, क्योंकि अगर कहीं लाश को सड़क के आसपास फेंका होता तो कोई भी देख लेता। चलो देखते हैं। देखो जरा आसपास यहाँ पे और कुछ मिलता है क्या? हाँ विवेक। माय गॉड,
निकालो उसे। चेहरा तो बुरी तरह से जल गया है। सर। हाँ सचिन। इसका तो पॉकेट भी पूरी तरह से जल चुका है। कहीं ये ऋषभ ही तो नहीं? हो सकता है अक्षित इसे यहाँ लाया हो। सिक्योरिटी गार्ड ने ऋषभ को रिसोर्ट में वापस जाते हुए नहीं देखा। इस आदमी को शायद यहीं पे जलाया गया है। ये देखो, घास का ये बड़ा सा पैच जल गया है। बस पता चल गया। क्या पता चला? बस इस आदमी को पहले मारा गया है, उसके बाद इसे जलाया गया है। मगर मारा कैसे सालुंखे? मारा कैसे? जहर, वही जहर। मिट्टी क्यों? एग्जैक्टली। और बॉस, वो ऋषभ के कमरे में आप लोगों को जो शराब का गिलास मिला था, हाँ, इस आदमी ने पी है उस गिलास में शराब। और वो जो ब्लड सैंपल मिले थे वो भी इसी आदमी के। ये ऋषभ है? अगर ये ऋषभ है तो फिर अक्षित को किसने मारा? क्योंकि यही आदमी अक्षित के साथ रिसोर्ट के बाहर गया था रात के 1 बजे। और बॉस, ये आदमी अक्षित के मरने से 1-2 घंटे पहले मारा गया। 1-2 घंटे पहले? सर फिर तो शायद अक्षित ने इसे मारा होगा और रात को 1 और 2 बजे के बीच वही लाश को ठिकाने लगाने गया था। अक्षित रिसोर्ट में आता है रात के 2 बजे। उसके बाद वो कहीं बाहर जाता नहीं। फिर अक्षित की लाश को रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में डाला जाता है रात के लगभग 3 बजे। इसका मतलब है अक्षित की खून की कहानी रची गई रात के 2 और 3 बजे के बीच, उन 60 मिनटों में। मगर कहां मारा गया अक्षित को उस रिसोर्ट में? मुझे इस मैनेजर महेश पर शक है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो एक साए की तरह हमारे पीछे घूमता रहता है। इन दोनों खून में इसके हाथ रंगे हुए हैं सर। तो ये मैनेजर पहले किसी और रिसोर्ट में काम करता था। 2 महीने हुए उसे यहाँ पे आए हुए। और यहाँ आकर फिर से गड़बड़ शुरू की। अभिजीत, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये खूनी अक्षित को किस रास्ते से स्विमिंग पूल में लेकर गया। ये रिसेप्शन पे तो हमेशा 1-2 लोग रहते हैं, तो वहां से तो नहीं ले गया होगा। ये अक्षित रात के 2 बजे रिसोर्ट में आया, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर उसके बाद में उसका खून करके उसकी लाश को किसी ने स्विमिंग पूल में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि अक्षित का खून इस कार पार्क और स्विमिंग पूल के बीच में ये जो एरिया है, ये जगह है, वहीं पर हुआ है। सर ये कार पार्क से पूल पे जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये है सामने की तरफ से, दूसरा ये कॉरिडोर से होता हुआ ये रास्ता यहाँ पूल पे जा रहा है। अगर खूनी अक्षित की लाश को सामने से ले जाता तो उसे जरूर ये वॉचमैन भैरव देख लेता। ऑब्वियसली वो सामने से गया ही नहीं, वो गया है इसी कॉरिडोर से स्विमिंग पूल की तरफ। इस कॉरिडोर को देखते कहां पर है? तेरे बाएं तरफ बजट रूम्स है गेस्ट के लिए, थोड़े सस्ते वाले हैं सर। जाएं तक सर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सब रूम्स बंद है सर। रूम्स बंद है? हाँ सर। अच्छा, कांच का टुकड़ा, खून लगा हुआ। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही कांच का टुकड़ा है जैसा अक्षित की लाश में से मिला था। जरा देखो, सूंघ कर देखो। ऐसा शराब की स्मेल है। इसका मतलब है अभिजीत, अक्षित का खून इसी कमरे में हुआ है। कमरा खोलो सर। ये तो रिसोर्ट का स्टोर रूम है सर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा मिला है, समझे आप? अंदर बहुत कुछ मिलेगा, खोलो आप दरवाजा।
मेरे पास चाबी नहीं। तो फिर मंगाओ। सर मैंने आपसे कहा ना सर, यहाँ पे तो सिर्फ होटल का सामान पड़ा हुआ है सर। और हाँ, होटल का सामान पड़ा है, दिख रहा है ना। और फिर ये क्या है? हैं? ये भी होटल का सामान है। क्यों? क्या है ये कांच के टुकड़े हैं? ये कांच के टुकड़े कहां से आए? ये देखो, इस पर खून लगा हुआ है। कैसे? क्या हुआ पता है? यहां पर तुम्हारे स्टोर रूम में अक्षित का खून किया गया और फिर उसकी लाश को ले जाकर के स्विमिंग पूल में डाल दिया गया, समझे? होटल का सामान विवेक रख दो इसे, और इस सारा स्टोर रूम अच्छी तरह से छान मारो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर, इसके पीछे किसी का आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रही? हाँ, हटाओ ये सब, हटाओ। Oh my God! हटाओ, hey! Oh my God! सर ये तो ऋषभ है। सर ऋषभ तो जिंदा है। हाँ, ऋषभ, किसने किया ये सब? ऋषभ? नहीं, इसकी हालत बहुत खराब है। इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। यस सर। आराम से, आराम से। संभाल के ले चलो। संभाल के। सर अगर ऋषभ यहाँ पर जिंदा है तो फिर वो आदमी कौन था जो उस रात अक्षत के साथ बाहर गया था? वो कौन था जिसकी जली हुई लाश मिली थी सर? वो सब ठीक है अभिजीत, अगर अक्षित को किसने मारा? सर मैं रिसोर्ट से आ रहा हूँ, वहां भी उनका एक वेटर गायब है सर। वेटर गायब है? सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है। स्टोर रूम में से जो हमें खून मिला था वो अक्षित का ही है। मतलब अक्षित का खून स्टोर रूम में ही हुआ है? और तो और सर, अक्षित के घाव में से जो हमें कांच के टुकड़े मिले थे वो भी उन कांच के टुकड़ों के साथ मैच हो गए जो हमें स्टोर रूम में से मिले थे। अच्छा, निखिल ऋषभ को लेकर आओ सर, जल्दी। सर। ऋषभ एक बात बताओ, तुम स्टोर रूम में पहुंचे कैसे? हैं? क्या हुआ, क्या था? सर ऐसा हुआ था कि उस रात को अक्षित मेरे पास आया मेरे से माफी मांगने के लिए। अक्षित ने माफी मांगी तुमसे? हाँ सर, और मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब होता ही रहता है। मतलब अक्षित की वाइफ के साथ तुमने जो छेड़छाड़ की थी ये अक्षित भूल गया? कोई छेड़छाड़ नहीं थी सर, बस मजाक था भाभी के साथ। भाभी के साथ मजाक था ये? फिर वो कहने लगा चल अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है। इस पर वो बोला चल ड्रिंक लेते हैं। अब हम लोग ड्रिंक पीने के लिए कमरे में चले गए। फिर सर मैंने अचानक देखा कि वो मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। अक्षित तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला रहा था? हाँ सर, अब मेरा दिमाग भनक गया। मैंने ड्रिंक पीने से मना कर दिया। इस पर वो मुझ पर गर्म होने लगा और मेरे साथ हाथापाई करने लगा। तुमसे हाथापाई करने लगा? हाँ सर, एक वेटर ने हम लोगों को झगड़ते हुए देख लिया और वो हल्ला मचाने लगा। उसके बाद अक्षित मुझे छोड़कर उसके ऊपर टूट पड़ा और उसने वो जहरीली ड्रिंक जबरदस्ती उस वेटर को पिला दी। ओह, मतलब अभिजीत वेटर गायब नहीं, वेटर मर गया है। वो जली हुई लाश उस वेटर की ही है। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं सर, मैं तो अपनी जान बचाकर कमरे से भाग गया। मैं नीचे जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा, पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और मेरी नाक पर पता नहीं कुछ रख दिया। शायद क्लोरोफॉर्म था सर।
मैं बेहोश हो गया उसके बाद। और ये सब कितने बजे की बात है? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे। अक्षत की मौत हुई 2 से 3 बजे के बीच में स्टोर रूम में। जब उसका खून हुआ तुम वहीं पे थे, तो तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सर, मैं तो बेहोश था। आप तो जानते हैं मेरी हालत कैसी थी। मैंने कुछ नहीं सुना सर, और अगर मैं सर कुछ सुनता तो कुछ जरूर करता। मतलब अभिजीत, जिसने भी अक्षत का खून किया है उसी ने ऋषभ को बेहोश करके स्टोर रूम में डाल दिया। सर, स्टोर रूम और पूल के बीच में वो सिक्योरिटी वाला रघु बैठता है। इतना सब कुछ हुआ, उसने देखा कैसे नहीं? देखो रघु, ये पक्का हो गया कि अक्षत की लाश को खूनी इसी कॉरिडोर से लेके आया था। तुम्हारी डेस्क से होता हुआ यहां स्विमिंग पूल पे गया और उसने लाश स्विमिंग पूल में फेंक दी। तुम यहीं पे बैठते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कॉरिडोर से आने वाला आदमी तुम्हारी नजरों से बच जाए। तुमने खूनी को जरूर देखा होगा। साहब, मैंने कहा ना कि मैं 12 से 3 के बीच में 2-3 बार बाहर गया था। 2-3 बार बाहर गए थे? कहाँ गए थे? बाथरूम साहब। कितने बजे? यही कोई 1 बजे और फिर 2:15 बजे। 1 बजे और 2:15 बजे, और कहीं नहीं गए तुम? नहीं साहब। ध्यान से सोच के बताओ, कुछ याद आता है? साहब, एक फोन आया था। फोन आया था? हाँ साहब। कितने बजे? एक 12:30 बजे और एक साहब 2:45 बजे। 12:30 बजे तो ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाया गया था, और 2:45 बजे के करीब तो अक्षत की लाश स्विमिंग पूल में डाली गई थी सर। मतलब अभिजीत, जब अक्षत की लाश को स्विमिंग पूल में डाला गया और जब ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में रखा गया, इन दोनों वक्त पर रघु को फोन आए थे। कहां से फोन आए थे रघु? रिसेप्शन से सर। रिसेप्शन से? हाँ सर। बोले कि सर चले आओ, कुछ काम है। और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो बोले कि हमने तो बुलाया ही नहीं। अच्छा, मतलब सर ये खूनी की कोई चाल है। जब ऋषभ को गोडाउन में रखा गया और अक्षित को स्विमिंग पूल में फेंका गया, दोनों बार इसे यहां से हटा दिया गया। हाँ। निखिल सर, रिसेप्शन पे जो है तो लेकर आओ जल्दी। तो ये बात तो पक्की है कि इस खून के पीछे रिसोर्ट के किसी आदमी का हाथ है। सर ये क्या कह रहे हैं सर? अंदर का आदमी कोई क्यों करेगा सर ये? किसी अंदर वाले ने ही किया है मिस्टर महेश। कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे रिसोर्ट के स्टोर रूम के बारे में जानता है और जिसने तुम्हारे वॉचमैन रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया, वो रघु का एक्सटेंशन नंबर भी जानता है। तो ये कैलाश है, उस समय रिसेप्शन पे यही बैठे थे। कैलाश बता, क्या तुमने रघु को रात के 12:30 बजे और 2:45 बजे फोन करके बुलाया था रिसेप्शन पर? नो सर। हाँ साहब, इन्होंने ही बुलाया था हमें। मैं कितनी बार बोलूं, रिसेप्शन पे तो मैं नहीं बुलाया गया था। फोन आया था सर, इन्होंने बुलाया था मुझे। सर ये अपने आप चला आया था और रिसेप्शन से सर कोई फोन नहीं गया था। इसके एक्सटेंशन नंबर पे फोन आया था, तो फोन रिसेप्शन से किया गया होगा ना? सर रिजॉर्ट के सारे फोन इंटरकनेक्टेड है, तो फोन तो कहीं से भी हो सकता है। सारे फोन इंटरकनेक्टेड है? जी सर। सर, वो स्टोर रूम में भी एक फोन पड़ा हुआ था ना? हाँ। कहीं खूनी ने उसी से तो फोन नहीं किया? हो सकता है। अभिजीत, स्टोर रूम वाले टेलीफोन से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। हाँ। आजा। आओ। आओ। चाहिए? आइए। हाथ रखिए। रखिए। कर रहा है? क्यों रहा था? वो तूने किए थे क्या? क्या हुआ? मैं तो ये बेहोश हो गया। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी।
दया, इसी ने रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया है। कौन ये? रॉबिन 15 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है सर। रॉबिन तो सब एक मोहरा है सर, असली बाजी कोई और ही खेल रहा है। फिर दया, इस रॉबिन की फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो कहां कहां से फोन आते थे, किस किस को फोन करता था ये। तो रॉबिन का फोन रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जिससे उससे 20 बार फोन किया गया था। 20 बार फोन किया? कौन सा नंबर है? ये वो नंबर सर, 1687-03305। 3305। ये तो कुछ जाना पहचाना नंबर है। यस सर, ये नंबर इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसके नाम पे, तो ये है हमारा खूनी। सर। हाँ सर, अब तो पता चल गया ना सर कि खूनी कौन है? हाँ, पता चल गया। खूनी आपके रिसोर्ट का कोई आदमी है। क्या? हमारे रिसोर्ट का? जी हाँ। सर, हमारे रिसोर्ट पे खूनी कैसे हो सकता है सर? सारे कमरे दिखाइए, चलिए। चलिए चलिए। लेकिन सर, हमारे रिसोर्ट। चलिए आप। सभी कमरे चेक करो, पूरे मेरे साथ आओ। चलो अभी से हॉस्पिटल ले चलो, उठाओ इसे। तो फिर बताओ, क्यों मारा तुमने अक्षित को? घुटन हो रही थी मुझे, सहमी हुई जिंदगी से छुटकारा चाहिए था मुझे। मतलब तुम अक्षित के साथ खुश नहीं थी? अक्षित के साथ मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। क्यों? ऐसा क्या करता था अक्षित? शक, हमेशा वो मुझ पर शक किया करता था। मैं अगर किसी लड़के से 2 मिनट के लिए बात कर लूं, तो उसे लगता था कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो उससे डिवोर्स ले लेती, जान से क्यों मारा? अगर मैं उसे डिवोर्स देने की बात करती ना, तो वो मुझे ही जान से मार देता। उसके शक का जुनून उस पर इस हद तक सवार था कि उसने मेरे पीछे एक जासूस लगा दिया था। वो जासूस अक्षित ने तुम्हारे पीछे लगाया था? हाँ, वो जासूस हर वक्त मेरा पीछा करता। मैं सब्जी लेने जाऊं, मैं मॉल में शॉपिंग करने जाऊं, 24 घंटे मेरे पीछे एक परछाई की तरह भटकता रहता। और फिर मैंने एक दिन उसी जासूस को अक्षित से ज्यादा पैसे देके अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया। यही प्लान बनाया था ना तुमने, कि रिसोर्ट में वैलेंटाइंस डे पर पार्टी होगी और पार्टी के बाद में तुम अक्षित को मार डालोगे। हाँ, और इसलिए उस जासूस कमलेश ने रिसोर्ट में नौकरी कर ली, वेटर की नौकरी। वो जासूस वही था ना जिसकी उंगलियों के निशान हमें फोन पे से मिले थे? हाँ, कमलेश उर्फ रॉबिन। उसी की मदद से पहले मैंने अक्षित को स्टोर रूम में मार डाला, फिर हम दोनों ने उसकी लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और फिर ऋषभ को स्टोर रूम में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो बाहर जाकर हल्ला मचा देता कि अक्षित के हाथों से वेटर का खून हो गया। और अगर ऐसा हो जाता, अक्षित को मारने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाता। जिस स्टोर रूम में ऋषभ कैद था, तुमने वहीं पे अक्षित का खून कर दिया। लेकिन अक्षित को तुम लोग वहां ले कैसे गए? उस रात 2 बजे जब अक्षित रिजॉर्ट में वापस लौटा, मैं कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रही थी। जिया, तुम यहाँ पे? वो मैं उठी थी तो तुम रूम में नहीं थे। वो मैं
स्टोर रूम में अक्षत का सर फोड़ने के बाद करीब 2:45 बजे हम उसकी लाश को स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, और भी तरीके थे अपने पति से छुटकारा पाने के। मुझे तो छुटकारा मिल जाता सर, पर अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो एक और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ मर गया। तो मुझे तो लगता है इसने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते अपनी भूल सुधारने का? ये फैसला हम नहीं, अदालत करेगी। अदालत ही बताएगी कि इसे मौका दिया जाए या फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।